होगा, अफबाउ प्रिंसिपल अपन ने शुरू किया था, है ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल में मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट ना, कैसे एनर्जी लिखेंगे या सबशेल का एनर्जी बताया था। जैसा मुझे याद है मैंने N+L रूल भी आपको बता दिया था, जैसा मुझे याद है। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने जो बनाया था लास्ट टाइम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास को मिस किया तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो ये सीखे। और अगर कोई स्टूडेंट ने मिस किया ना क्लास, तो ये नहीं कहेगा वो कि नहीं यार क्लास तो मैंने लास्ट क्लास मिस किया था, अब मैं कैसे सीखूं। ऐसे कुछ नहीं होता, आप सीखोगे तो कोशिश करो, आएगा। अपन लिखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स होते हैं एसपीडीएफ वगैरह ऐसे। तो अपन ने लास्ट टाइम देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है, सेकंड शेल में 2s और 2p होते हैं, थर्ड शेल में 3s 3p 3d होता है। d ऑर्बिटल मतलब d सबशेल थर्ड शेल से शुरू होता है। फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f होगा। फिफ्थ में 5s 5p 5d और 5f होगा। ऑर्बिटल्स सबशेल सिर्फ 4 ही होते हैं, एक s एक p d और f, लेकिन s की एनर्जी सबसे कम होती है। सो दैट्स वाई जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको अपन पहले फिल करते हैं। तो सभी शेल को अपन sp/df में डिवाइड करते हैं, और s की एनर्जी इन चारों में सबसे कम होती है, इसलिए हर एक शेल में अपन s से ही शुरू करेंगे उसको फिल करना। तो 6s 6p 6d 7s, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने एटम्स ही नहीं है अपने पास। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कट करता हूं, ठीक है। अपन इसको ऐसे कट कर लेते हैं। मैं 2 बार एक एक को ऐसे स्लांट में कट करूंगा, फिर 2 बार 2 को, 2 बार 3 को, और 2 बार 4 को। चलो देखते हैं कैसे। आप मुझसे कह रहे हो कि 2 बार मैं एक एक को कट करूंगा, ये उल्टा एरो बनेगा तो अपन यहां से बनाएंगे ऐसे। 2 बार एक एक को कट करूंगा, फिर मैं 2 बार 2 को कट करूंगा, मैंने इधर 2 बार एक एक को कट किया, 2 बार 2 को कट किया। अब मैं 2 बार 3 को कट करूंगा, ये 3 को कट किया। अब 2 बार मैं 4 को भी कट करूंगा, 2 बार 3 को कट किया, अब 2 बार 4 को भी कट करूंगा। इस टाइप से मैं कट करूंगा, ठीक है, बड़ा इजी है। तो ऐसे अगर कट करना है ऐसे तो कट कर सकते हैं। अब ये कट करने का फायदा क्या है, अगर तुम्हारे पास लास्ट क्लास के नोट्स हैं तो अपन ने N+L रूल के हिसाब से एनर्जीज लिखे थे, और वो एनर्जीज ऐसे थे। अगर आपके पास लास्ट क्लास के नोट्स हैं तो 1s की एनर्जी कम होती है 2s से, कम होती है 2p से, कम होती है 3s से, कम होती है 3p से, कम होता है 3d से, 4s से, कम होता है 3d से, 4p 5s 4d 5p, लाइक दैट यू स्टार्ट। अब तुम एक बात देखो, जैसे इसमें जिसकी एनर्जी कम होती है उसको अपन को पहले फिल करना होता है। तो पहले आपने 1s को फिल किया। ये एरोज ऐसे बनाने का रीजन है कि पहले आप पहले वाले एरो के टेल से शुरू करो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसके हेड पे आ गए तो आप वापस जाओ, फिर इसके टेल पे जाके इसके बीच में जिस जिस एरो में जो भी ऑर्बिटल आए उसको फिल करते जाओ। यहां पर एस फिल किया, फिर इधर आए तो इधर एस फिल किया, ये फिल हो गया तो फिर वापस अपन जाएंगे इधर इसके टेल पे, इसको फिल करूंगा, इसको फिल करूंगा, फिर इसको फिल करूंगा, इसको फिल करूंगा, इसको फिल करूंगा, फिर इसको फिल करूंगा, फिर इसको फिल करूंगा, इसको फिल करूंगा, इसको फिल करूंगा, फिर वापस जाऊंगा।
फिर इसको फिल करूंगा, इसको फिल करूंगा, इसको फिल करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया करना है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास क्लोरीन एटम गिवन है Cl। Cl का एटॉमिक नंबर अपन को पता है 17 होता है। अगर Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो अपन कहेंगे 17 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे, तो यहां से शुरू करेंगे। एस में आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो बस, ये फिल हो गया तो आप इधर आओगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। इसमें 200 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। अब ये फिल हो गया तो इधर जाएंगे, तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैंने 6 लिखा, लेकिन मैं काउंट करता जाऊंगा। 2 + 2 4 हो गया, +6 10 हो गया। इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, तो 10 + 2 12 हो गया। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अब मुझे 12 + 5 लिखना है तो 17 हो जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 किया फिर अपन ने, और फिर उसके बाद 3p5 लेंगे। लो भाई, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबको समझ में आया क्या करना है तुमको, मैंने क्यों लिखा ये समझ में आया? ठीक है ना, क्योंकि अपन ये याद नहीं रख पाएंगे, ये याद रखना बड़ा इजी है अपने लिए। तो इसमें क्या है, 1s लिखो, 2s 2p लिखो, 3s 3p 3d लिखो, 4s 4p 4d 4f लिखो, ऐसे लिखते जाओ एक ही लाइन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में। बाद में स्लैंट। हाँ बोलो। तो अभी जो Cl का है सर, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने से अच्छा अगर हम लास्ट के 2 याद करते हैं, आगे के पहले जो 3 के वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना। हाँ, बाद में मैं इसको ऐसे करूंगा कि मैं यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस 17 के पास जो नियरेस्ट नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर इससे कम है उसको यूज करूंगा 10, यहाँ पर बाद में यूज करूंगा। लेकिन अभी अपन एक बार लिखना सीख लें, फिर अपन बाद में चेक करेंगे ना। ओके और मुझे सर। बहुत सारी चीजें, और एक और बात होता है ना, मेरे दिमाग में टेंशन ये नहीं है कि मतलब क्या बताना है, मेरे दिमाग में टेंशन ये है तुमको समझ में कैसे आएगा और क्या नहीं बताना है। मतलब क्या नहीं बताना है वो ज्यादा टेंशन रहता है, क्या बताना है वो टेंशन नहीं रहता, क्या नहीं बताना है, ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और तुम्हारे आंसर आने चाहिए। थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन हुआ ना, मेरा पूरा काम खराब हो जाएगा। इसलिए वो बोलना और सबको समझ में आए, ये भी होता ना भाई, अगर ऑफलाइन होता है तो तुम्हारे फेस दिखते हैं मुझे, तो फेस देख के समझ में आ जाता है किसको समझ में आया किसको नहीं आया। यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई किसका फेस क्या है ना, और कौन सो रहा है कौन ठीक है, तो वो भी एक बात है ना कि कोई तो आराम से लेट के देख रहा है, इधर टीवी रखा हुआ है इधर मोबाइल रखा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है कोई। चलो अच्छा ठीक है, दूसरा अपन कोई देखते हैं, ठीक है ना। अगर अपन कहेंगे चलो मेरी मर्जी मैं तो कैल्शियम लिखूंगा, हाँ तो लिखो ना कैल्शियम, इधर तक 17 हो गया था, 18 कर दो और ये फिल कर दो, हो गया। अच्छा, मतलब कैल्शियम लिखने के लिए 1s2 2s2 p6। अब ये 2 बार लिखना भी जरूरी नहीं है कि 2 को बार बार लिखो, आप लिखोगे अभी तो अपन लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3s2 3p6 और लो भाई 4s2 हो गया, कैल्शियम भी हो गया। अच्छा अपन कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, कार्बन के लिए लिख के बताओ और ऑक्सीजन के लिए लिख के बताओ, तुम लिख के बताओगे। यस सर। कार्बन के लिए तो अपन को सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ना, तो इधर 2 ऐड करेंगे, 2s2 में 2 आएगा और 2p में भी 2 आएगा, तो 6 हो जाएगा। 2p2 तो तक आएगा। हाँ 2p2 तक आएगा बस। और ये भाई उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, 1s2 है ना, 1s2 2s2 और p4। 2p4। अच्छा मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है स्कैंडियम, वो 21 होता है, तो फिर उसमें क्या है, चलो करते हैं, 2 हो गया 4 हो गया, इधर 6 और 8 हो गया, तो 10 तो + 2 3d1 तक जाएगा वो। 3d1 तक, तो मैं लिख दूं फिर यहाँ पर 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s1, 4s2 और 3d1। यही आ रहा है सबको? यस सर। 3d1 आ रहा है सबको, है ना? मेरे ख्याल से सबको आ रहा है। यस सर। अब अगर अपन कहेंगे नियरेस्ट, इसमें नोबल गैस होगा ना, तो अपन इसमें लिख सकते हैं नोबल गैस 18 लिख सकता हूँ, 18 फॉर आर्गन। तो मैं यहाँ पर आर्गन लिखूंगा और नियरेस्ट नोबल गैस में, नियरेस्ट मतलब अपन इसमें नियॉन नहीं लिखेंगे अपना, तो अपन कहेंगे इसमें अपन आर्गन लिखेंगे जिससे कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 मतलब यहाँ तक 18 हुए थे, तो फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप ऐसे लिखोगे तब भी सही है और ऐसे लिखोगे तब भी सही है, दोनों सही है। तो फिर इसमें क्या लिखें? इसमें आप हीलियम लिख सकते हो, 2s2p2। इधर भी लिख सकते हो आप हीलियम, और 2s2p4। तो दो बार हीलियम लिख दूं, इसका भी हीलियम और इसका भी हीलियम? नहीं नहीं, एक ही लिख सकते हो, दो नहीं लिख सकते आप, तो गलत होगा, कोई एक ही लिखना है, ठीक है ना? चलो इस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देना अभी, ये आर्गन हीलियम वाला तो बड़ा इजी होता है, बाद में देख लेंगे, अभी बस पूरा फोकस इस पर रखो। अब मान लो मेरे पास ऐसे भी बने, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। Fe है और 26 है, तो मैं कहूंगा 1 में S होता है, 2 में S और 2p होता है, 3 में S और 3p होता है, लेकिन इसके बाद मुझे 4s लाना पड़ता है और फिर 3d आता है। तो देखो 3p के बाद 4s आएगा, 4s के बाद 3d आएगा, 3d के बाद 4p आता है। आपने यहां भी लिखा 3d के बाद 4p आएगा। चलो लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s, 6 इलेक्ट्रॉन इन दिस, 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस, 6 इन दिस, 2 इन दिस, 20 हो गए और 6 26 हो गया। बताओ भाई किसी को डाउट है? नो सर, नो डाउट। नो सर। अब मान लो मेरे पास, अब मैं तुमको दूंगा, तुम लोग कैलकुलेट करके देखो, अब तुम लोग लिख के बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे पास Mn है जो कि 25 है, और मेरे पास निकल है जो कि 28 है। चलो दोनों ही लिख के बताओ। फिर Mn का 3D 5 तक आएगा। Mn में तुमने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन इधर 3d5 आएगा, चलेगा? मतलब तुम कह रहे हो Ar लिख लो आप, आर्गन यहां तक हो जाएगा, यहां तक 4s2 3d5 लिखोगे आप, ठीक है? 4s2 3d5 मेरे ख्याल से सब भाई, जिसको समझ में नहीं आएगा वो बोल देगा कि हमको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आएगा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बोल दो कि भाई हमको समझ में नहीं है, फिर से बताओ। इधर अपने पास आर्गन आएगा, ये भी 18 आ गया अपने पास, ये 4s2 आएगा और 3d8 आएगा। 8। सब लोग अपने आप को म्यूट रखना सर, अगर। हाँ बोलो। सर आर्गन एलिमेंट ही ऐसा है जो मतलब कि कंटिन्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं 18 से आगे का। 18 के आगे भी यूज कर सकते हैं ना, अगर मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी का एटॉमिक नंबर सपोज 50 है, तो 50 के पास वाला कौन सा होगा? क्रिप्टॉन, तो मैं क्रिप्टॉन 36 लूंगा। जैसे आपने यहाँ पर 28 था ना, तो 18 आर्गन से ले लिए और बाकी आपने 10 यहाँ पर लिख दिए। तो नियरेस्ट उस नंबर से, जो नियरेस्ट पहले वाला, उस नंबर से नियरेस्ट जो नोबल गैस होता है ना, उसको लेते हैं। सर तो बस नोबल गैस ही लेंगे ना? बस, वो रिएक्टिव नहीं होता ना, नोबल गैस के अलावा दूसरा नहीं ले सकते आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। ओके सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। अब तुम लोग बताओ, कोई अगर मतलब तुम लोग चाहते हो कि भाई ऐसे कोई एटॉमिक नंबर दे दो मुझे कि उसका लिख के बताओ, जो नंबर जी चाहे नंबर दे दो, मतलब तो 100। कॉपर का 29। कॉपर अभी रुक जाते हैं अपन कॉपर के लिए, तो मेरे ख्याल से बाकी कॉपर और क्रोमियम के अलावा बाकी जो मर्जी चाहे दे दो। कोई भी नंबर दे दो 100 तक, जो मर्जी चाहे दे दो। आर्सेनिक 23। आर्सेनिक इज कितना?
बताओ। 33। लो भाई 33, ये भी बहुत छोटा दिया है यार, ये तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें क्या है, 3D10 लिखो, 4P3 लिख लो, हो गया। आर्ट्सनिक 33 तो नहीं होगा, कुछ बड़ा अच्छा सा देख, हाँ आर्ट्सनिक ही देख लेते हैं, सर एक और लीड बताओ। 82। अच्छा ये कह रहा है लेड 82 कर दो सर। अब तुमने मुझे लेड दिया PB82, देखो कितना टाइम लगता है मुझे लिखने में, 1s सर 2s2, 82 है वो। चलेगा तो ये फिर अपन बिस्मत हो जाएगा 83। 82 दिया तुमने, मैं तो लिखना ही शुरू कर दिया था फटाफट, 82 तक हो जाता। फिर हाँ 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, ये 4d है 5d, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है, अपन लिख लेंगे उसको। तो 5d, ये 4d है, ये 5p है और 5 है, 6s 6p और 6d 7s, बस इतने ही रुक जाता हूँ। अब आपने मुझसे कहा कि 2 बार 1 1, 2 बार 2 2, 2 बार 3 3 और 2 बार 4 4, चलेगा। चल लिखते हैं अपन, है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इधर 2 लिखता हूँ ना, इधर 6 आता है, इधर ये ऐसे किसने कर दिया है, ये भी किसी ने कर दिया ना ऐसे, मेरे हिस्से हो गए, मेरे हिस्से नहीं हुए। एक मिनट रुकना अपन, है कैसे देखना भाई, पेन वैन अपने बंद करके रखना, मतलब इधर उधर ना जाए, है ना। तो अपन करते हैं ऐसे, अब कहाँ गया, हाँ तो इसमें भी 8 आएंगे, 6 इसके और 2 इसके, तो ये भी 8 है, इसमें 18 आएगा क्योंकि D10 होता है, ये 6 होता है और ये 2 होता है, D10 होगा, ये 6 होगा और ये 2 होगा, ये 18 होगा। अब यहां तक अपन काउंट कर लेते हैं पहले, ये 2 + 2 4 + 8 + 8 20 और ये 36, मतलब 20 आया मेरे पास और 36 आया, मतलब 56 हो गया। अभी बहुत दूर है 82 से, तो इसमें 14 आता है, इसमें 10 आता है, इसमें 6 और इसमें 2, मैं 32 लिख लेता हूँ इसमें, तो ये 8 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर 14 लिखूं, इधर 10 लिखूं, जब मैं इसमें 14 ऐड करूंगा ना 56 में, तो मेरे पास आ जाएगा 70, इसको फिल करने के बाद 70, इसको फिल करने के बाद 80, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेंगे। लो भाई हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कि लास्ट में जो शेल फिल होंगे, लास्ट वाले शेल जो फिल होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो जेनॉन होता है 54, एक तो अपन जेनॉन ले लेंगे, जेनॉन कितना 56 हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा अपने पास 54, जेनॉन यहाँ तक आएगा अपने पास 56, तो एक तो जेनॉन हो गया अपने पास, और जेनॉन होता है 54, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो जेनॉन हो गया 54 और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बन जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ, तो अपन किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिख सकते हैं अगर अपन को अफबा प्रिंसिपल में ये सीरीज लिखना आता है, तो फिर अपन कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें ये लिख सकते हैं अगर अपन को लिखना आता है तो। यस, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया क्या करना है अपन को, एवरीबॉडी गॉट इट ना, इलेक्ट्रॉनिक। यस सर। तो अपन किसी का, अब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, अब इसमें रूल्स में मैंने आपसे कहा था कि अपन कुछ रूल्स और लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखना आ गया, और लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास जो आया वो था जेनॉन और 54, क्योंकि ऐसे अपन को एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन मेंस वगैरह में, 6s2 4f14 और 5d10 6p,
लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा वो अपन से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, अब अपन को पता है कि पहले अपन ने पढ़ रखा है कि सबशेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सबशेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एस के नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होते हैं, पी के नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा अपन ने, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होते हैं, एंड ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको बता रखा है, इसके 7 होते हैं। सो इसलिए अपन लिखते हैं कि भाई एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका एक ऑर्बिटल होता है, तो एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉन पी में 6 आते हैं और एस में 2। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए डी में अपन 10 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में जो आते हैं वो 10 होते हैं। और एफ में अपन 14 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके ऑर्बिटल 7 होते हैं। रूल नंबर 2 होता है, दैट इज कॉल्ड हंट्स रूल। हंट्स रूल इसको ऐसे लिखो, दैट इज हंट्स रूल। और थोड़ा सा जब लिख ही रहे हैं तो स्पेलिंग अपन ऐसे कर देते हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अभी हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है, उसमें कहते हैं द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, pairing of electrons in the orbital will only take place when each orbital has one unpaired electron. ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी। तो अपन कहेंगे भाई देखो, डेफिनेशन आपने लिखा लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया डेफिनेशन है क्या। अब अपन क्या करेंगे, इनिशियली अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि चलो भाई एक ऑर्बिटल को अपन एक बॉक्स से डिनोट कर लेते हैं, तो इसका एक बॉक्स बनेगा। अगर आप एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से डिनोट कर रहे हो तो अपन क्या करेंगे कि भाई इसका एक बॉक्स बनेगा, पी के 3 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि अभी आप ऑर्बिटल को एक बॉक्स से डिनोट कर रहे हो। डी के 5 ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऑर्बिटल को अपन एक बॉक्स से डिनोट कर रहे हैं, और डी के एफ के 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो फिर अपन इसमें 7 बॉक्सेस बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 एक और बना देंगे, ये बने 7 बना देंगे। ठीक है, तो अभी भी मतलब क्या करना है ये समझ में नहीं आया। अपन क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन पी सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन it can accommodate is 6. Accommodate is 6. So if we are given, अब इसमें अपन को ऐसे गिवन है, if we are given, अगर अपन को ऐसे गिवन है, मान लो P में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपन बॉक्स तो 3 बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक ही लिखेंगे, और हर एक इलेक्ट्रॉन को अपन को ना ऐसे लिखना होता है, एरो से दिखाना होता है। जो बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना अपन, उसको एरो से दिखाना होता है। एक इलेक्ट्रॉन एरो ऊपर की तरफ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, आप नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लिखना एक ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको कहते हैं अपन, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसको लिखते हैं अपन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको अपन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलोगे।
तो अगर मैं इस एरो को नीचे की तरफ लिखूंगा तो गलत हो गया क्या? नहीं, वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो ठीक है, आप ऐसे लिख दो, फिर आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। तो अगर मेरे पास P2 है, तो अगर मैं P2 के लिए ऐसे लिखूंगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो एक एरो ऐसे लिख देता हूं, एक एरो ऐसे लिख देता हूं, तो अपन कहेंगे ये गलत है, क्योंकि अपन को हंट्स रूल में बताया गया कि देख भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग तब तक नहीं करना जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यही तो था। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स विल ओनली टेक प्लेस when each orbital, which each orbital लिखा है तो गलत हो जाएगा, फिर अपन को when each orbital, so when each orbital has one unpaired electron, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में ना आ जाए तब तक पेयरिंग नहीं करना। तो अगर मैं दोनों को नीचे की तरफ लिखूं तो करेक्ट है, मतलब अगर ऐसे लिखूंगा तो करेक्ट है, और अगर मैं ऐसे लिखूं, अब बताओ, मेरी मर्जी, मैं तो एक ऐसे लिखूंगा, एक ऐसे लिखूंगा, तो फिर गलत है। आपको या तो दोनों ऊपर की तरफ लिखने चाहिए या दोनों नीचे की तरफ लिखने चाहिए, लेकिन आप एक में ऊपर एक में नीचे नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। तो स्पिन एक ही सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना, एक ऑर्बिटल में एक ही स्पिन हो सकता है। कुछ बच्चों को पता होगा काफी चीजें, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं तो हमेशा वैसे ही पढ़ाऊंगा कि सबको नहीं पता है, और जिनको पता है वो बेसिक सीखेंगे। तो वो वर्ड, में स्पिन वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता था, काफी चीजें ऐसी होती हैं सर, जो, बोलो सर ये इसको फिर से एक्सप्लेन करना। इस वाले को। यस सर, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, तो अपन कहेंगे भाई देख, ये जो बॉक्स है ना, इसमें अपन से क्लियरली मेंशन्ड है कि किसी भी बॉक्स में पेयरिंग का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। सो पेयरिंग का मतलब होता है किसी भी बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब सभी बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हर एक बॉक्स में जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक आप पेयरिंग नहीं करना बॉक्सेस की, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करना। व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैंने क्या कहा, अगर P में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 को एक साथ लिखना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप तभी कर सकते हो जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों तो खाली पड़े थे, तो आप पेयरिंग नहीं कर सकते, इसलिए गलत बताया। तो अपन ने यहां पर अलग अलग लिखा, हाँ ये करेक्ट है। नीचे की तरफ दोनों लिखूंगा तो करेक्ट है बॉक्सेस में। ये डेफिनेशन है हंट्स रूल कि आप पेयरिंग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके पास हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे P3 है, आप P3 में आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। आप पेयरिंग नहीं कर सकते, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे, अगर मैंने ऐसे किया कि भाई एक इधर है, एक इधर है, और एक से पेयरिंग कर देता हूं, गलत है। जब तक कि खाली पड़ा हुआ, जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? चलो, इसमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी में, 2 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ऐसे नहीं कर सकते आप। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना इन बॉक्सेस में, तो आपको इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दिखाने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कि सारे ऊपर की तरफ या सारे नीचे की तरफ। ऐसे नहीं होगा कि कुछ ऊपर कुछ नीचे। वो ऊपर नीचे तभी हो सकता है जैसे अपन लिखेंगे ना, जैसे इसके बाद अपन लिखेंगे P4। अब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी एक में तो आपको पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, बाद में पेयरिंग करूंगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, फिर मैं इस पेज पे आ जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। मान लो अपने पास P4 है, तो आप लिखोगे ऐसे 3 बॉक्स बनाए आपने। अब P4 में अपन को पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या करोगे, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा आपने, ऐसे बना लिया। अब तो पेयरिंग शुरू कर सकता हूं ना? हाँ, अब कर सकते हो आप, क्योंकि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अपने डेफिनेशन में भी तो ये लिखा हुआ है, देखो, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल विल ओनली टेक प्लेस when each orbital has
1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन है, ये हैंड्स रूल का डेफिनेशन है कि आपको ऐसा करना पड़ता है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ओनली टेक प्लेस। तो अब पी के तो 3 बॉक्स बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पी में एक ही है तो किसी में भी रख दो, क्या फर्क पड़ेगा। 2 है तो किसी भी 2 में रखो, 3 है तो 3 में रखो, 4 है तो फिर 1 में तो पेयरिंग होगी, तो मैंने पेयरिंग किया। अगर 5 होते तो अब 5 ही बॉक्सेस तो 3 ही बनते हैं ना, ऑर्बिटल तो इसके 3 ही है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग शुरू करो, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे, अच्छा सर अपन कहेंगे पेयरिंग करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते क्या? 1 2 3, ये लो पेयरिंग होगी। नहीं, आप दोनों इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल में एक ही तरफ एरो नहीं हो सकते। आप एक एरो ऊपर लिखोगे तो दूसरे को नीचे लिखना पड़ेगा। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे पैरेलल बनाए ना दोनों एरो को, तो ये भी गलत है रूल, ऐसे नहीं कर सकते अपन। तो P5 के लिए अपन को ऐसे करना पड़ेगा। और अगर P6 है अब आप सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर लो, लेकिन मैं लिखने का तरीका वही लिखूंगा कि 1 2 3, पहले एक एक ऑर्बिटल पे एक एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब पेयरिंग शुरू करना। ये पेयरिंग शुरू, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि भाई पेयरिंग तो शुरू करना है आपने कहा, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या? 1 2 3, अब मैं पेयरिंग शुरू कर लूंगा, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऊपर की तरफ पहले एरो लिख सकते हो, बाद में नीचे की तरफ लिखो, चलेगा। पहले नीचे की तरफ लिखो, बाद में ऊपर की तरफ पेयरिंग में लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप पेयरिंग तभी शुरू कर सकते हैं जब आप सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो अपन कहेंगे मान लो हमारे पास ऐसे गिवन है, मान लो मैं कहूंगा मेरे पास D3 गिवन है। अब बताओ D3, तो D के तो 5 ऑर्बिटल बनते हैं, D के तो 5 ऑर्बिटल बनते हैं। आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिख लो, सभी में खत्म हो। और अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है D7 गिवन है, तो कोई बात नहीं। आपको ये पता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप तभी कर सकते हो जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5, अब मेरे पास 5 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और है, पेयरिंग कर देता हूँ। किसमें कर देता हूँ? दिस इज हाउ वी कैन राइट। किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तभी शुरू होगी जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें D3 थे, उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे कि मैं इसको भी फिल कर पाऊं, नहीं करेंगे, 3 लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा तो ये तो 1:1 होता है। इसके लिए एक बॉक्स बना के एक इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो मैं हीलियम लिखता हूँ तो ये तो 1:2 होगा। तो इसके लिए तो एक बॉक्स बनाओ S का, एक ही ऑर्बिटल बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखो। अगर मैं लिथियम लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर 3, तो ये 1:2 होगा और 2:1 होगा। तो 1:2 ऐसे हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये 2:1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो अपन ने पहले लिखा ना आफ्मा प्रिंसिपल से, ये मैं इसको बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो अगर कार्बन होता तो 6 होता है, 1:2 2:2 2p2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये 1s है, ये 2s है, s का एक ही ऑर्बिटल होता है, और ये p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 2p है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, p में 2 इलेक्ट्रॉन आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स कार्बन के लिए। तो अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं तो ठीक है, 1:2 2:2 2p4, ये तो 1:2 अपन को पता है, ऐसे ही लिखोगे आप। 2:2 भी ऐसे ही लिखोगे आप। p में आप 4 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 2:2 में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। पेयरिंग तभी होगा जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स के। अब मान लो अपन के पास ऐसे गिवन है Fe, ये तो 26 है, Fe is 26।
तो 26 में अपन कैसे लिखेंगे तो बताएंगे भाई, ये तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 4s2 होता है और 3d6 होगा। अब सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो अपन आर्गन लिख सकते हैं। चलो भाई, क्योंकि वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, अब उनमें कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अपन 80 लिख लेते हैं। अब 4s को बना देते हैं, ये 4s हो गया, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और d में 6 इलेक्ट्रॉन। d के तो 5 ऑर्बिटल बनेंगे, तो मैं बनाऊंगा 5 ऑर्बिटल, ये 3d होगा। इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है, तो ठीक है, 1 2 3 4 5। आपने कहा पेयरिंग तभी होगी जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ये पेयरिंग कर दिया है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ, कोई डाउट है तो? समझ में आया या नहीं आया? यस Yes, sir. यस सर, नो। चलो भाई, अब सबको समझ में आया। अब पता क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स which are not paired are called unpaired electrons। हाँ, तो ये तो पहले से पता है, बताने की जरूरत क्या थी? सेपरेटली लिखा है तो मतलब होगा, अपन ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 0, लिथियम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। Fe आयरन होता है, आयरन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? 4। समझ में? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको ये भी सिखाया कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अपन बता सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अपन कहेंगे सर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं तो मैं बाकी सारे पार्ट को तो भूल जाऊंगा, इधर तक भाई, इधर तक वाले पार्ट को तो भूल जाऊंगा मैं, इधर पीछे वाला, ये तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, जो भी अनपेड होंगे वो लास्ट वाले में मिलेंगे मुझे, है ना? जो भी अनपेड होगा वो तो मुझे लास्ट वाले में मिलेगा, अगर अनपेड है तो लास्ट वाले में चेक कर लूंगा ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, उसमें बनाना। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज पॉलिश प्रिंसिपल। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये बाद में पढ़ेंगे। पॉलिश प्रिंसिपल मैंने आपसे कहा था, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे कि अपन 4th मॉडल ऑफ एटम सीख सके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन अब वापस जब आऊंगा तो इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, अपन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें काम की चीजें पढ़ेंगे। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना, ये सब पेयरिंग करना, इसमें बहुत सारी काम की चीजें होती हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया मैंने, बॉक्स में कैसे लिखते हैं वो सिखा दिया मैंने। अब वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों लिखना है वो थोड़ा वेट करते हैं कि भाई ऐसा क्यों करूं मैं, मेरी मर्जी, मैं तो पेयर्ड करूंगा, इसको पेयरिंग अभी करूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना? मैं बताऊंगा, वो चीज भी मुझे बतानी पड़ेगी, तो इसको मैं तभी बताऊंगा पॉलिश प्रिंसिपल को। मैं वापस अपन दूसरे कंसेप्ट में चलते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है अपने लिए, एक और पार्ट पढ़ना है अपन को, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स।
तो ठीक है, अपन ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, 4 अपन को पता है 4 क्या होता है। 4 क्वांटम नंबर्स, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, n से डिनोट करेंगे अपन, एक एंगुलर क्वांटम नंबर होगा, l से डिनोट करेंगे अपन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, m से डिनोट करेंगे अपन, और एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसे अपन s से डिनोट करेंगे। द फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर are calculated by solving Schrödinger equation और क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन, Schrödinger equation, ठीक है ना। तो इनमें से जो पहले वाले 3 है ना, वो Schrödinger इक्वेशन से आए। फोर्थ वाला क्वांटम नंबर हम लिख लेते हैं उसे, सो दैट कि हम और अच्छे से एटम के बारे में पढ़ पाए। तो अपन फोर्थ क्वांटम नंबर लिख लेते हैं। क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड, अब इनका मतलब करें क्या। क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus। तो क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, किस शेल में प्रेजेंट है, कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, वो सारी चीजें अपन को इन क्वांटम नंबर्स से पता चलती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है क्वांटम नंबर्स से लोकेट करना, कि अगर मान लो अपन को कोई एक ऐसे अपने सामने एक ग्लोब रख दे फुटबॉल जैसे, और उस ग्लोब पे आपसे कहे कि आप अपना घर का एड्रेस बताओ, तो अपन सबसे पहले ना अपना कंट्री ढूंढेंगे, और इसमें मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल को ढूंढूंगा। मतलब इसमें प्रिंसिपल n, l, m और s जो है ना, तो बिल्कुल वैसे ही है कि मुझे ग्लोब में कोई ये कह दे कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा घर का एड्रेस कहाँ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी कंट्री की बात करूंगा कि मैं किस कंट्री में हूं। तो मैं बिल्कुल एटम में भी ऐसी बात करूंगा, n से मुझे शेल का नंबर पता चलेगा, और उस कंट्री में अपना स्टेट ढूंढूंगा, मुझे यहां से अपना सब शेल पता चलेगा, और उस स्टेट में मैं अपना स्ट्रीट ढूंढूंगा कि मेरा मतलब कौन सा स्ट्रीट है, आप टाउन की बात करूंगा, और ये आपके स्ट्रीट में घर का एड्रेस होगा। तो अपन को फर्स्ट शेल से फर्स्ट एन से पता चलेगा कौन सा शेल, कौन सा सब शेल एसपीडीएफ में से, और एम का मतलब है कि उस एसपीडीएफ में से कौन सा ऑर्बिटल, और इसका मतलब है एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना ऐसे, उनमें से कौन सा, वो एस बताएगा। अभी अपन ने जैसे लिखा ना, तो एनएलएम से अपन को ये पता चलेगा कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, और फिर अपन को पता चलेगा कि उस शेल में कौन सा सब शेल में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, और फिर उसके बाद एस के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या पी की, तो वो अपन को पता चलेगा एम से, और फिर किस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है वो एम से और एस से पता चलेगा अपन को स्पिन। तो पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि पहले अपन को किससे क्या पता चलेगा। तो लिखते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पढ़ते हैं क्या होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर अपन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब इसको एन से डिनोट करेंगे, वैसे भी अपन को पता है कि इस चैप्टर में एन अपन ने शेल को डिनोट करने के लिए ही यूज किया है, नंबर फॉर द शेल। इट्स अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता है तो मैं कहूंगा इट्स वैल्यू signifies the shell in which the electron is present. Electron is present.
अगर मुझे शेल पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस में है, आई कैन कैलकुलेट। अगर मुझे शेल का नंबर पता चल गया तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ? एनर्जी ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ द शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल, MBR इजिकल टू NH अपन 2 पाई। शेल का नंबर है मतलब n का वैल्यू पता है, तो पता है MBR इजिकल टू NH अपन 2 पाई। अगर मुझे n का वैल्यू पता होगा तो h/2 पाई से मल्टीप्लाई करके बता दूंगा व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑब्वियसली, पर ये सारी चीजें बता सकते हैं, इन सब के फॉर्मूले आपको पता है। एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, रेडियस 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एंगुलर मोमेंटम लिखा ही हुआ है, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। सारी चीजें अपन को पता है, मीटर पर सेकंड, इन सब पे कैलकुलेशन, इवन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब कुछ अपन को पता है जो आपने बोर्ड थ्योरी में पढ़ा। तो अगर मुझे शेल का नंबर पता है, ये सब कैलकुलेट करके बता सकता हूँ एटम। अब अगर मुझे शेल पता चल गया कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो मैं सब शेल की बात करूंगा, और सब शेल मुझे मिलेगा एंगुलर क्वांटम नंबर से। एंगुलर क्वांटम नंबर को अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। वैसे तो उसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, लेकिन अपन उसे ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। मोस्टली द वर्ड यूज्ड विल बी एंगुलर क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू signifies the subshell in which the electron is present. In which the electron is present. The electron is present. किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है वो अपन को पता चलेगा वैल्यू ऑफ एल से। इसको अपन एल से डिनोट कर रहे हैं। अपन सबको पता है, वी नो दैट सबशेल्स कौन कौन से होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। बाकी जरूरत नहीं पड़ती है, वरना GH पूरा लिखूंगा आई पूरा जेड तक। और इनके लिए वैल्यू ऑफ एल मैंने आपको बता रखा है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे मैंने आपको इनके वैल्यूज। एस के लिए अगर मुझे वैल्यू ऑफ एल 0 गिवन है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सब शेल एस सब शेल में प्रेजेंट है। अगर एल का वैल्यू मुझे 2 गिवन है, इसका मतलब है जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं पैरामीटर्स, वो डी में प्रेजेंट है, अगर एल का वैल्यू 2 है तो आप मुझे वैल्यू ऑफ एल दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे। तो अपन यहां पर पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये जो वैल्यूज होते हैं SPDF के लिए, वैल्यू ऑफ एल, ये मैंने आपको पहले बता रखा है जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एटम किया था, कि अभी आप देख लो वैल्यू ऑफ एल क्या होता है SPDF के लिए, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि ऐसे वैल्यूज क्यों आते हैं इसको। तो वो डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं। एस ऑर्बिटल के शेप की बात करें, एस का जो शेप होता है वो इट हैज spherical and symmetrical shape. Spherical and symmetrical shape. It has only one orbital. Has only one orbital. One box. One orbital. तो इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल, तो अपन लिख लेते हैं भाई, उसने आपने कहा कि स्पेरिकल होता है, स्फीयर मतलब जैसे फुटबॉल होता है, और सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिक फुटबॉल। हाँ, तो लिख देता हूं, इसका जो शेप होगा वो ऐसे ऐसे स्पेरिकल होगा, मतलब ये फुटबॉल जैसे शेप है। आप अज्यूम कर लो कि उसमें फुटबॉल जैसे शेप है, आप बना लो, उसमें बता दो कि भाई ये ऐसे फुटबॉल जैसे शेप आएगा अपने पास, है ना।
तो ऐसे स्फेरिकल शेप आ जाएगा अपने पास। तो अपन बता देंगे कि भाई इसमें अब ये फुटबॉल जैसे स्फीयर है, 3D स्ट्रक्चर है, ये अपने बना रखा है उसमें कॉपी पे से, बट ये 3D स्ट्रक्चर है। तो इसमें अपन बता देते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया। वैसे तो अपन नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा एक्स होगा, कौन सा वाई होगा, कौन सा जेड, लेकिन कोई एक एक्सिस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी एक्स वाई जेड वी नो दैट वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये एक्स है तो इसको वाई एज्यूम कर लेता हूं, इसको जेड एज्यूम कर लेता हूं। सभी एक्सिस 3D एक्सिस जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, वी नो दैट। तो अगर ये एक्स है तो अज्यूम कर लेते हैं, पर ये वाई एक्सिस हो जाएगा और इसको जेड एक्सिस लिख देते हैं, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो गया। अब इस फुटबॉल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन लिख सकते हैं कहीं भी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपन कहीं भी लिख सकते हैं। ये रीजन है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये वो रीजन होगा वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहते हैं अपन ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल जो होता है ये, दैट इज द रीजन, अपन ने हाइजेनबर्ग के लास्ट में लिखा था। अगर अपन नेक्स्ट पेज पे चलें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो ऑर्बिटल वर्ड कैसे लिखना है। तो एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। मैंने एक सिमेट्रिकल स्फीयर बना दिया, दैट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब अपन पी ऑर्बिटल की बात करेंगे और वापस फिर थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें, बट पहले पी ऑर्बिटल की बात करते हैं सो दैट की थोड़ा कंपैरिजन हो जाए। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूं, राइट। अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल जो होते हैं दे हैव डबल शेप, तो इट हैज 3 orbitals of dumbbell shape, डम्बल शेप। अब डम्बल शेप मतलब जैसे डंबल्स होते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग वाले जो डंबल्स ऐसे उठाते हैं ना, ऐसे बना के बाद में फिर ऐसे करके वो डंबल्स जैसे होता है उस टाइप से, पर वो डंबल्स को थोड़ा ऐसे बना रहे हैं, लाइक दैट पी ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं, डंबल्स अपन को वैसे पता तो है क्या होता है, लेकिन अपन चेक कर लेंगे भाई क्या करना है अपन को। तो चलो अपन देखते हैं डंबल शेप क्या होगा। अब इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो since there are 3 axes, we have 3 axes, तो एक अपन px ले लेते हैं, एक py ले लेते हैं और एक pz ले लेते हैं। तो 3 एक्सेस पे एक एक ऑर्बिटल ले लेंगे। तो अपन px को ऐसे बना लेंगे, दैट इज अ डंबल शेप, px ऐसे बना लेते हैं, ये x है और ये y है। तो इस px को अपन ऐसे डंबल शेप बना देते हैं, x एक्सिस पे ऐसे, दिस इज अ डंबल शेप। ये सिमेट्रिक होंगे, दोनों के साइज एग्जैक्टली एक जैसे होंगे और वो सिमेट्रिक भी होंगे। तो ये जो रीजन होगा इसको अपन डंबल शेप करेंगे, ऐसे डंबल्स बना दिए, इट इज अ डंबल शेप लाइक दिस, तो उनको कहते हैं अपन डंबल शेप। तो अगर मैं y एक्सिस पे बनाऊंगा तो py बोलूंगा मैं उसे, दिस इज px एंड दिस इज py, इसको अपन py बोलेंगे। py will be like this, this py, और pz will be like this। तो अपन कहेंगे ये py हो गया, ये x था, और अब आप z एक्सिस पे बना दो, या तो ऐसे बना लो या फिर आपकी मर्जी भाई, ये अपन ऐसे बना देते हैं। अब अपन ऐसे एक्सिस बनाते हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो रादर देन राइटिंग लाइक दिस ना भाई, ऐसे बनाने के लिए अपन को z ऐसे बनाना चाहिए, तो ये pz हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी आप इसको z लिख देते, तो मैं pz बोल देता हूँ इसको, हमें बस ये पता है कि z एक्सिस पे बनाने के। सभी का शेप साइज एक जैसा होगा, यहाँ मैंने थोड़ा छोटा बनाया, लेकिन सभी का शेप साइज एक जैसा होगा। अगर अपन चेक करेंगे, बोलो। तो ये जो साइज है ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से निकाला है या फिर कैलकुलेशंस करके, मतलब शेप है कैसे निकाला? NMR,
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, उससे निकाला इसको। अपन को पता क्या दिखता है, हमें सिर्फ जब ओके सर। और न्यूक्लियर, जैसे अपन स्क्रीन पे जाते हैं ना, अपन देखते हैं, अपन एक्सरे निकलवाते हैं, तो अपन को ये पता रहता है कि एक्सरेज में मतलब जो रेडिएशंस वहां जाके टकराएंगे तो अपने बोन्स को पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे जब अपन एक्सरे फॉल करवाते हैं ना, वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करते हैं ना, तो जो रेडिएशंस होते हैं ना वो हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगा। और अगर कोई मतलब इसको भी अपन ऐसे ही बना देते, क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई तुम में से मतलब ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन करेगा तो उसको वो पार्ट एनएमआर से एक क्वेश्चन तो आता है, जिसका अपन प्रिपरेशन क्लास में करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे, वो अलग अपन को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसको मैंने जेड एक्सिस लिया है, तो अपन ने जेड एक्सिस बना दिया। अब पता क्या होगा, अब ऐसे अज्यूम कर लो, इनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है ये। पता क्या होगा, जब अपन ऐसे बना रहे हैं ना, तो ये आप ऐसे अज्यूम कर लो कि मैंने एक बैलून बना लिया है। ये बैलून है, ये एक बैलून है, और अपन एक और बैलून भर लेते हैं, हवा भर देते हैं बैलून में। तो उस बैलून में हवा भरूंगा तो बैलून ऐसे हो जाएगा, एक बड़ा सा बैलून इस तरफ ले लिया, मतलब दो बैलून को मैंने ऐसे उनके माउथ से ऐसे स्टिक कर दिया। जैसे ये बैलून है ना, बिल्कुल वैसे ही पी ऑर्बिटल के शेप होंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं बैलून ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे उनके शेप होते हैं बैलून के जैसे। अब इलेक्ट्रॉन या तो इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे। या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है इधर नहीं होंगे, या फिर इधर होंगे तो इधर नहीं होंगे। मतलब मैं ये नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन किस तरह, बट उस एक्सेस पे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होते कि मतलब ऐसे फ्लैट नहीं होते हैं, ये बैलून जैसे रीजन्स है, 3 डायमेंशनल रीजन्स। ठीक है, मैं आपको इनका जो शेप है ना, 3D शेप्स, वो बच्चों को भेज देता हूँ, तुमको भी भेज दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप देख लेना कि उसके 3D शेप्स कैसे होंगे, या फिर एक छोटा सा वीडियो टाइप भेज दूंगा, तो आप वो देख लेना कैसे उनके शेप होते हैं। लेकिन अभी आप 100% समझो, समझने की कोशिश करो। तो ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पे, तो मैं इसको py बोलूंगा क्योंकि ये y एक्सिस पे है, और मैं इसको pz बोलूंगा क्योंकि ये z एक्सिस पे है। ये जो रीजन्स होते हैं ना, इन रीजन्स को अपन कहते हैं लूप्स, या मैं इन्हें ओरिएंटेशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये जो रीजन होता है ना बीच में, ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इसको अपन कहते हैं नोड्स। दीज आर कॉल्ड नोड्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, लोब्स या ओरिएंटेशंस आर रीजन where the probability of finding the electron is maximum. Where the probability of finding the electron is maximum. Of finding the electron is maximum. मतलब ये जो रीजन होते हैं ना, ये lobes, where the probability of finding the electron is maximum. Electron is maximum. So called as, अपन इन रीजन को बोलते हैं called as orbitals. So where the probability of finding the electron is maximum, they are called orbitals. तो ये orbitals हो गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एक बैलून को एक लोब बोलूंगा, दूसरे बैलून को मैं दूसरा लोब बोलूंगा। मतलब पी में 2 लोब्स होते हैं, पी में 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो इधर भी 2 लोब्स है, इधर भी 2 लोब्स है। अब नोड्स, the region where the probability of finding the electron is 0, where the probability of finding the electron is 0, वो रीजन होगा ना जहां इलेक्ट्रॉन हो गई, of finding the electron is 0. The electron is 0.
ऐसे बोल सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दीज आर कॉल्ड नोड्स। कभी कभी लोब्स या ओरिएंटेशन को एंटी नोड्स भी यूज कर लेते हैं। भाई अगर ये नोड है, नोड का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो अपन कहेंगे एंटी नोड, हाँ जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसको अपन एंटी नोड भी बोल सकते हैं, एंटी नोड्स ऐसे बोल सकते हैं। अब ये जो शेप इनके बनते हैं ना, एक्चुअली अगर अपन देखें तो मैं इसमें ना वेव्स बना के पी बना सकता हूं। जैसे अपन वेव बनाते हैं ना, वेव ऐसे बनाते हैं, तो वो वेव को मैं दूसरी तरफ एक्सटेंड भी कर सकता हूं ऐसे। तो अपन कहेंगे सर आप वेव को यहां से क्यों शुरू कर रहे हो? अगर आप यहां से शुरू करते तो और भी अच्छा होता। तो अपन कहेंगे वहां से शुरू कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको तो वेव बनाना है, मैं यहां से शुरू। तो मैं इस, अगर ये यहां से शुरू होगा तो फिर ये यहां से शुरू होगा। अगर मैं एक को ऐसे ऑब्जर्व करूंगा तो ये डबल शेप लग रहा है। ये सारा मैं आपको वेव मैकेनिकल मॉडल बताने के लिए ही पढ़ा रहा हूं, इनसे मैं वेव मैकेनिकल मॉडल बनाऊंगा। और यहाँ पर जो एक ये है ना, यहाँ पर मैं इनमें वेव्स पढ़ूंगा। अगर ब्लू वाले को ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाला अगर प्लस है वेव के लिए तो नीचे वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है तो नीचे वाला माइनस होता है। और वेव में अपन पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं ना, एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो अगर आप किसी भी एक ऑर्बिटल को चूज करोगे ना, तो आपने मान लो इधर से चूज किया तो इस तरफ इधर नेगेटिव लिखूंगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं इनमें साइन लिखने वाला हूं। एक पॉजिटिव लिखूंगा तो दूसरी तरफ मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। कभी कभी अपन से पूछते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेंगे? कुछ भी नहीं, दे आर वेव फंक्शंस। मतलब एम्पलीट्यूड बता रहा है कि यहाँ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो इसमें नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा, अगर इधर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड लोगे तो इधर नेगेटिव एम्पलीट्यूड। एक जगह पॉजिटिव लोगे तो दूसरी जगह नेगेटिव लूंगा, एक जगह पॉजिटिव लिखो तो दूसरी जगह नेगेटिव लूंगा। आप यहाँ पॉजिटिव लिखो, मैं ऊपर नेगेटिव कर दूंगा। So that positive negative is nothing but the wave functions. क्वेश्चन में अपन से ये भी पूछते हैं। तो बस अपन जितना पढ़ रहे हैं उसके अलावा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत बहुत ज्यादा मॉडर्न मॉडल है, उसको समझना मुश्किल भी होता है। मैं तो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देके आपको बता रहा हूं सो दैट कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो। अब मैं इस पार्ट पढ़ा, ठीक है। सो वी गॉट दैट कि भाई, वन डाउट, बोलो। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी है, ये भी तो एक थियोरी ही है ना। तो जैसे रदरफोर्ड मॉडल वगैरह हमने अभी बिलीव नहीं, मतलब ना उस पर डिपेंड नहीं रहते, ऐसा भी टाइम आ सकता है ना जब इसका भी इतना ये नहीं होगा। क्वांटम मैकेनिक मॉडल में नहीं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो मॉडेस्ट है, अभी भी चल रहा है ना उस पर तो डिस्कशन, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। क्वांटम मैकेनिक्स पे तो सभी जगह काम हो रहा है, क्वांटम फिजिक्स तो समझ ही नहीं पाए ना। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो AIR 1 2 3 लेके, वो ना IIT बीटेक नहीं करता है, वो ना फिजिक्स में जाता है, IT फिजिक्स में। मैं एक बच्चे को जानता हूं जिसका AIR 3 रैंक है, बहुत पहले, मतलब बॉम्बे का ही बच्चा था, BRC से, उसका AIR 3 रैंक है, लेकिन उसने क्वांटम फिजिक्स चूज किया और वो अभी भी मतलब IIT बॉम्बे से पढ़ा, ठीक है ना। तो मैं आपको मतलब क्वांटम मैकेनिक्स पे तो अभी भी स्टडी चल रहा है यार, क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत, तभी तो मैं मैक्सिमम थ्योरी के थ्रू आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। अच्छा अच्छा ऐसे होता है, ठीक है कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आएगा तो मैं समझ लूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ भी नहीं आता, थ्योरी होनी है इसमें, सब कुछ थ्योरिकल पार्ट होता है, राइट। तो ठीक है, तो अपन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो बस। अब देख,
इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, अब अपन ने ये जो ऑर्बिटल लिखे ना 3, इनको अपन ने पहले अभी हंस रूल जो पढ़ा था ना, उसको 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट किया था। एक उनमें से px था, एक py था और एक pz था। थोड़ी देर पहले अपन ने 3 बॉक्स लिखे थे, वो इसलिए क्योंकि इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसमें है तो z एक्सिस पे। लेकिन एक बार में मुझे एक ही एक्सिस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब जो भी एंगुलर स्टडीज होंगी वो कि एक ही एक्सिस के अलावा होंगी। p ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट along one of the axes. At a time. So its angle values, मतलब angular values, will be 1. तो एक ही एक्सिस के अलोंग हो सकता है ना, इधर px, py और pz। तो ये एंगल वैल्यूज क्या होंगे? तो अपन कहेंगे एंगल वैल्यूज मतलब अगर अपन चेक करेंगे ना तो इधर अपन बता सकते हैं भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसके बीच में अपन ऐसे ड्रॉ करें अगर, तो अपन कहेंगे ठीक है ना, जैसे मतलब 2 बैलून्स अभी मैंने बनाए थे ना, तो ये 2 बैलून्स हो गए। अब इसके अंदर फ्लाइज छोड़ दें अपन, 2 मतलब मक्खियों को छोड़ दें, तो उनका बिहेवियर जैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का भी बिहेवियर वैसे ही होता है कि वो इनके अंदर तो घूम सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। और उनके मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी कौन सा रीजन होगा? तो अपन कहेंगे देखो इधर जाएगा तो इससे टकराएगा, तो उनके मैक्सिमम होने का टेंडेंसी वो इस रीजन में होंगे, और इस रीजन में अपन एंगल कैलकुलेट कर लेंगे कि व्हाट विल बी द एंगल अलोंग दिस एक्सिस। इसलिए एक बार में एक ही एक्सिस में एक ही वैल्यू होगा। Therefore, value of L is equal to 1 होता है, जबकि s ऑर्बिटल में किसी एक्सिस पे नहीं बता सकते अपन कि किस एक्सिस के अलावा होगा, क्योंकि वो तो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल है। मतलब इसमें कोई एंगल नहीं होगा, मैं बता ही नहीं सकता कि x एक्सिस के अलोंग है, y के अलोंग है या z के अलोंग है। That's why value of L is 0. We cannot predict the axis along which electron is present, and that was the reason value of L is equal to 0. इसलिए अपन वैल्यू ऑफ L ऐसे होता है। इसका मतलब है डी में अपन को 2 एंगल लेने पड़ेंगे, 2 एक्सिस के अलोंग ढूंढना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, और एफ में 3, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव मतलब दीस एंगुलर पार्ट्स, वो L के वैल्यू उन्हीं से आते हैं, शेप से आते हैं। सो वैल्यू ऑफ L जो होता है वो शेप पे डिपेंड करता है। तो अपन ने पहले तो शेप नहीं पढ़े थे, लेकिन मुझे वैल्यू ऑफ L तो पता नहीं था आपको, इसलिए मैंने कहा था आप याद कर लो, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। अगर अपन सी की बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल होगा। डी ऑर्बिटल में अपन कहेंगे इट हैज 5 ऑर्बिटल्स, ईच ऑफ डबल शेप। 5 ऑर्बिटल मतलब एक होता है dxy, एक dyz, एक dzx, एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक dz स्क्वायर, ईच ऑफ डबल शेप। डबल शेप, ठीक है। अब मेरे पास एक्सिस तो 3 ही थे ना, एक्स वाई जेड, और मुझे रीजन 5 बताने हैं। तो 5 रीजन को कैसे डिवाइड करूं? ऑब्वियस सी बात है, कभी एक्स और वाई के बीच में लिखूंगा, कभी मतलब मेरे पास एक्सेस 3 है और रीजन मुझे 5 डिसाइड करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अलग अलग रीजन को बताना पड़ेगा। जैसे अपने पास होता है, ऐसे होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखते हैं ना, तो फिर अपन ऐसे लिखो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो इस टाइप से अपन को लेने पड़ते हैं रीजन। तो वो अलग अलग रीजन अपन उनको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं।
जो अपन इसमें डिवाइड करेंगे, और बताऊंगा मैं कैसे डबल डंबल बताना है अपन को, और एक्स वाई के। अब एक डंबल तो अपन को दिख ही रहा है, तो डबल डंबल में आप 2 बनाओगे ऐसे, मतलब यहाँ पर 2 लोब्स हैं, तो डबल डंबल के लिए आप 4 लोब्स बनाओगे, दैट्स ऑल। एक को डंबल ये है, एक डंबल अगर ये है तो 2 डंबल क्या होता है पता है, डबल डंबल। तो आज अपन